नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं और बहुपद के बारे में मैंने आपको 3 क्लासों में कैसे बहुपदों को जोड़ते हैं, कैसे बहुपदों को घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करवा रखे। और आप पिछली क्लासों को देख ले, पिछली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में सारी क्लासें एक सीक्वेंस से मिलेगी। वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस से क्लासें सारी अपलोड कर ली गई, तो वहाँ से आप देख ले। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में और भी आगे। आज हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से एक एक सेकंड में कैसे आंसर निकालते वो तरीका देखेंगे। यदि आप ये क्लास मिस कर जाओगे तो आने वाले समय में हम 2-3 दिनों में कम से कम 50 प्रश्न बहुपद के बारे में करने वाले। और वो भी कौन से प्रश्न जो प्रीवियस ईयर को आए हुए हैं, जो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ हो, चाहे सेकंड ग्रेड में, चाहे वो थर्ड ग्रेड में आया हुआ हो, या फिर सीटेट जैसे एग्जामों में आया हो, वो प्रश्न हम करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो आप शुरू से क्लास को देखते रहिए, क्लास को आगे बढ़ाए बिना आप कंटिन्यू जिस तरीके से क्लास चल रही है बीच में मिस मत करें क्लास को, और कंटिन्यू देखते रहे। और मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद देना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को कम से कम अपने नियर एंड डियर दोस्तों को कम से कम 10 लोगों को शेयर अवश्य करें। अब देखिए, हम आज शुरू कर लेते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में कल मैंने आपको क्या बताया था कि हम कैसे गुणा करते और कैसे भाग करते, वो हम सीख चुके थे। आज देखेंगे कि हम मात्र 1-2 मिनट में कैसे आंसर निकालते। हम 1-2 मिनट में कैसे आंसर निकालेंगे वो देखिए। आपको यदि कोई भी समीकरण दे दी जाती है, जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि आपको दे दिया जाए a³ - 3a² + 4a - 5, ये कोई भी आपको समीकरण दे दी गई है। इसको हमें विभाजित करना है, a-2 से, और आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो इसको शेषफल ज्ञात करो। तो शेषफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, को इससे विभाजित करो और शेषफल निकालो। ये आपको कोई भी समीकरण दे रखी है और उसको हमें a-2 से विभाजित करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि शेषफल ज्ञात करने के लिए हम बिना भाग दिए सीधा a की वैल्यू निकालो और a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और शेषफल निकल जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू निकाले तो a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगी। a-2 = 0, तो a = 2 प्राप्त हो जाएगी। जब मैं a की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो मैं सीधा 8 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। माइनस 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 4 × 12, तो -12 प्लस 2 यहाँ पे रखा तो 4 × 2 = 8, तो यहाँ 8 लिख लिया। माइनस का 5 का 5 एज इट इज। अब यहाँ पे ये देखो 8 और 5, यहाँ पे 8 और देखो 8 और 8 कितना होता है, 16 और 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है, और 8 और 8 16। यहाँ पे 17 में से 16 गए कितना बचेगा, माइनस, यहाँ पे 16 में से 17 गए तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 ही इसका आंसर है। तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम शेषफल ज्ञात करेंगे बिना भाग दिए। तो समझ में आ गया कि बिना भाग दिए हम शेषफल कैसे निकालेंगे। यदि आपको शेषफल निकालने के लिए एग्जाम में बोला जाए तो आपको भाग नहीं देना है, डायरेक्ट a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो डायरेक्ट शेषफल निकल जाएगा -1। तो इस तरीके से आपको कोई भी समीकरण दे दी जाती है और आपको वैल्यू दे दी जाती है, तो ये वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करनी है और शेषफल निकाल देना है। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक समीकरण लिख लेता हूँ कि a³ + 4a² + 6a - 2। आपको भाग देना है, किससे भाग देना है कि a-+5 लिख लो, a+5 से आपको भाग देना है। और आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए
ठीक इसी तरीके से निकालो, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी मुझे यहाँ से, ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी प्लस का 1 है 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो गई, माइनस का 5 प्राप्त हो गई ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखा तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो माइनस का 125 आ जाएगा और प्लस का प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 4 से गुणा किया तो 100, 25 चौक कितना होता है 100 होता है तो 100 लिख लिया, प्लस 5 का 6 से गुणा करो तो 6 पचानी 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा और माइनस का 2 का माइनस का 2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100 और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस 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 को जोड़ दो और ये प्लस को प्लस एज इट इज रहने दो। तो ये 125 और ये 32, 125 और 32 कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 125 और 32, 30 और 2 32 और 125, ये हो जाएगा 157। तो यहाँ पे 157 में लिख लेता हूँ, वो भी कौन सा होगा माइनस का और प्लस का 100, 157 और 100, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे माइनस का 57 इसका शेषफल है। ये इसका आंसर आ गया। तो शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता चल गया। हमें शेषफल इसी तरीके से ज्ञात करना है, आपको बिना भाग दिए शेषफल इसी तरीके से ज्ञात करना है। आपको कोई भी समीकरण दे रखी हो और आपको भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है, तो आप भाग दिए बगैर आप सीधी वैल्यू निकालो। यहाँ पे x दे रखा है तो x की वैल्यू निकालो, a दे रखा है तो a की वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लो, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा और जो आंसर निकला वही क्या है इसका शेषफल है, वही क्या है इसका शेषफल है। अब आगे देखिए, अब शेषफल तो निकालने आपको आ गया होगा। अब आगे देखिए कि कोई भी आपको गुणनखंड दे रखा है, तो ये गुणनखंड क्या बहुपद है या नहीं है, ये देखने के लिए आप क्या करोगे, तो उसको गुणनखंड को शून्य बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया जाता है कि ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 17a प्लस 15, इस तरीके से कोई भी एक आपको समीकरण दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसका कोई भी एक गुणनखंड है, कोई भी एक गुणनखंड है x माइनस 3, तो क्या इस समीकरण का x माइनस 3 गुणनखंड है या फिर नहीं है। इस तरीके से कोई भी, इससे रिलेटेड हम कल की क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे और आज हम इंपॉर्टेंट सूत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है वो सर्वसमीका क्या क्या होती है और इंपॉर्टेंट सूत्र क्या होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम सूत्र देख लेंगे तो आपको एक सेकेंड में आंसर, 1 सेकेंड तो आपको प्रश्न देखने में लगेगा और 1 सेकेंड प्रश्न को उत्तर निकालने में लगेगा, 2 सेकंड में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका भी हम आज की क्लास में बताने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरी देखें। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये एक समीकरण दे रखी है, तो क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद है या नहीं है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान शून्य करना पड़ेगा। तो शून्य कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पे ये गुणनखंड है या नहीं है, तो ये देखने के लिए इसका गुणनखंड आपको पहले से दे रखा है, x माइनस 3 दे रखा है। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे a दे रखा है तो यहाँ पे हम a लिख लेते हैं, यहाँ पे a मैंने लिखा है तो यहाँ पे a लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे a मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर लो, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू 3 निकलेगी, तो a की वैल्यू 3 निकली, यहाँ पे पुट करो तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पे 27 लिख लिया, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है तो 9 लिख लिया, माइनस 70 तिया 51 होता है तो 51 लिख लिया, प्लस 15 का 15। अब यहाँ पे देखो माइनस का 51 है तो माइनस का 51 को तो मैं एज इट इज रखूँ और यहाँ पे 27 और 9 यहाँ पे मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा ये माइनस 51 तो मैं एज इट इज रख लेता हूँ, तो माइनस 51 का तो माइनस 51 ही रहेगा। ये 27 9 और 15, 27 9 और ये 15, तो मैं इसको जोड़ूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा ये 30 और 40 50 और ये भी 51 हो जाएगा,
ये भी 51 हो जाएगा और 51 से 51 कैंसल आउट हो के ये 0 हो जाएगा। तो ये कैसा है, एक गुणनखंड है। एक a-3 कैसा है, इस सर्व समीकरण का नहीं, ये समीकरण का गुणनखंड है। कैसे है, क्योंकि मैंने a की वैल्यू यहाँ से निकाली और यहाँ पे पुट कर ली, तो इसकी वैल्यू मुझे लास्ट में 0 प्राप्त हुई। तो 0 प्राप्त हुई तो ये इस समीकरण का a-3 कैसा है, गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है या फिर नहीं है, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू शून्य निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाली और यहाँ पे पुट करी तो मुझे आंसर शून्य प्राप्त हुआ। तो शून्य है तो यहाँ पे इस समीकरण का a-3 गुणनखंड है। अब आगे देखो, यदि आपको यहाँ पे तो पहले से गुणनखंड मैंने लिख दिया, यदि आपको गुणनखंड नहीं दे रखा हो, यदि गुणनखंड नहीं दे रखा हो तब आप किसी भी समीकरण का कैसे निकालोगे, तो आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक देखो, जैसे आपको कोई भी समीकरण दे दी जाती है, जैसे मैं लिख लेता हूँ बहुपद को तो f(x) f(y) से दर्शाते हैं, या फिर f(a) और f(b) इस तरीके से कोई भी किसी भी से भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ f(y) लिख लेता हूँ। ये कोई बहुपद है y³ - 2y² + y + 4। ये क्या y का बहुपद है या फिर नहीं है, क्या ये बहुपद है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको शून्य करना पड़ेगा। तो शून्य करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे y की वैल्यू में क्या रखूँ कि यह पूरा शून्य हो जाए। तो मैं y की वैल्यू रखता हूँ, जैसे y की वैल्यू आपको 1 रख के देखनी है, -1 रख के देखनी है, 2 रख के देखो, -2 रख के देखो, कब ये शून्य होता है। जब मैं जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे y की वैल्यू मैं रख लेता हूँ -1 रख लेता हूँ, तब मुझे ये शून्य मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने -1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, -1 रखा तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस एज इट इज। यहाँ पे -1 रखा तो ये इसका स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और ये 2, और यहाँ पे -1 और प्लस का 4 तो ये अब शून्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 और 3 और 1 4, तो यहाँ पे -4 और प्लस का 4, तो ये क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो ये शून्य हो रहा है। तो ये -1 किसका है, -1 यहाँ पे वैल्यू रखी, तब ये बहुपद कैसा हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पे ये शून्य हो गया, तो ये कैसा है, गुणनखंड है किसका, y-1 का ये गुणनखंड है। तो हमें वैल्यू शून्य निकालनी है, तो यहाँ पे शून्य निकाली तब यहाँ पे ये बहुपद है। अब आगे देखिए, जैसे चलो अब तक तो हमने देख लिया कि शेषफल कैसे निकालते हैं, क्या ये गुणनखंड है या नहीं है, ये हमने देख लिया। अब हम आगे देख लेते हैं कि बहुपदों के प्रकार देख लेते हैं। कल से हम सवाल करेंगे, आज हम इस बहुपदों के क्या प्रकार होते हैं, बहुपदों के शून्य कैसे निकालते हैं, और आपको कोई भी निर्देशांक दे रखे हैं उसके शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे x अक्ष दे रखा है, y अक्ष दे रखा है, उसके शून्य कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ बेसिक आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिर कल से हम प्रश्न देखेंगे। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के क्या प्रकार होते हैं वो देखिए। कौन कौन से प्रकार होते हैं बहुपद, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होते हैं, तो जिसमें केवल और केवल एक पद वाले बहुपद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक पद वाले बहुपद, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देखना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे 8a ये लिख लेता हूँ, और 5a² - 2a³ और जैसे y⁴, ऐसे ये कैसे बहुपद है, एक पद वाले बहुपद। एक पद वाले बहुपद किसे कहते हैं, तो केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे भी एक पद है, यहाँ पे भी एक पद है, और यहाँ पे भी एक पद है, तो ये कैसे बहुपद हो गए, एक पदी बहुपद हो गए। ठीक इसी तरीके से देखिए, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। दूसरा हेडिंग डालो, द्विपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद में क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो,
फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख लेता हूँ 2a² + 12 ये दो पद हो गए। जैसे 3y की पावर 4 + 12y इस तरीके से लिख लिया, ये द्विपदी बहुपद। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे a³ + a², तो इस तरीके से ये एक द्विपदी बहुपद हो गया। इसमें कितने पद है? दो पद है। इसमें कितने पद थे? एक पद है। इसमें कितने पद है? एक पद है। और इसमें कितने पद है? दो पद है। तो दो पद वालों को द्विपदी बहुपद बोलते हैं और एक पद वालों को एक पदी बहुपद बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं या फिर त्रिपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ u² + 2u - 15 इस तरीके से लिख लिया। ये कैसा है? त्रिपदी बहुपद है। इसमें कितने पद है? तो 3 पद है। और फिर लिख लेता हूँ, जैसे u की पावर 4 + 2u² + 6u ये त्रिपदी बहुपद है। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3a³ + 2a - √2 इस तरीके से लिख लिया। तो ये कैसे हो गए? त्रिपदी। त्रिपदी में 3 बहुपद हो गए, 3 पद हो गए। द्विपदी में 2 पद हो गए और एक पदी में 1 पद होगा। ये ध्यान रखना। कैसे याद करोगे? एक पदी बहुपद में 1 पद होगा, द्विपदी बहुपद में 2 पद हो गए और त्रिपदी बहुपद में 3 पद हो गए। और पद क्या होते मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। पद क्या होते मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। आप पिछली क्लासों को देख ले, आपको पद क्या होते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 पद है तो एक पदी बहुपद हो गया, यहाँ पे 2 पद है तो द्विपदी बहुपद हो गया, और यहाँ पे 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद हो गया। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गए। तो कल मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे कौन सा बहुपद है। आपको सवाल पूछा जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल लिख लिए जाएंगे, इसमें से एक पदी बहुपद कौन सा है, इसमें से त्रिपदी बहुपद कौन सा है। तो आपको फटाक से याद आ जाना चाहिए कि ये एक पदी बहुपद है और ये द्विपदी बहुपद है। एक पदी बहुपद में 1 पद होता है, द्विपदी में 2 पद होते हैं और त्रिपदी में 3 पद होते हैं। अब आगे देखिए, अब ये पता चल गया। अब हम देखते हैं, जैसे ये तो बहुपदों के प्रकार देख लिए। अब हम बहुपद की घात देख लेते हैं। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? घात भी 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात ये कितने प्रकार का होता है? तो बहुपद की घात होती है वो 3 प्रकार की होती है। कि कौन कौन सी होती है? तो रेखिक बहुपद घात होती है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। एक तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखिए, पहला हेडिंग डालो, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस पद की घात 1 हो, जिस पद की घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद। मैं परिभाषा लिखूं या फिर नहीं लिखूं, आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलोगे एग्जाम में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा हैंडराइटिंग नोट्स मदद करेंगे। इसलिए देखिए, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं, जैसे जिस बहुपद की घात 1 हो
उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5a + 2, ये रेखिक बहुपद है। 3a - 2 ये रेखिक बहुपद है। -a + 1 ये भी रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल समझ में आ गए। जिस बहुपद की घात 1 हो, यहाँ पे a की घात 1 है, यहाँ पे भी a की घात 1 है और यहाँ पे भी a की घात 1 है, तो ये कैसा हो गया? एक रेखिक बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। जिसकी पावर 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7y² + 3, तो ये कैसा हो गया? इसकी घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक इसी तरह मैं लिख लेता हूँ कि 7a² + a ये लिख लिया, तो ये भी क्या हो गया? 7a² + a + π, इस तरीके से कोई भी लिख लो। तो इसकी पावर अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसा हो गया? तो द्विघात बहुपद हो गया। जैसे फिर एग्जाम्पल लिख लेते, जैसे मैं लिख लेता हूँ, भिन्न में लिख लेता हूँ, जैसे 3/2 a² + 1/4 a, इस तरीके से कोई भी दे रखा हो तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसा है? द्विघात बहुपद है। तो समझ में आ गया द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात 1 हो, जिसकी पावर 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, और जिसकी पावर 2 हो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है, तो जिसकी घात अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद और जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद। अब आगे देखिए त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? देखिए तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? क्यूब पोलिनोमियल, क्यूब पोलिनोमियल त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद की घात 3 हो, जिस बहुपद की घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 4a³ + 2a² + 6, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये कैसा हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल फिर देख लो 5a³ - 2a² + 3, तो ये कैसा हो गया? अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये कैसा हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लो 5a³ + 3a² + 3a और -6, इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये कैसा हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। ये कैसा है? त्रिघाती बहुपद। यदि दे दिया जाए जैसे a³ - 8, इस तरीके से, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये कैसा हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। समझ में आ गया कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी अधिकतम घात 3, यहाँ पे भी अधिकतम घात 3, तो ये कैसा हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। अब हम देखते हैं कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। बहुपदों का शून्यक कैसे निकालते हैं, ये देखिए। अब हेडिंग डाल दीजिए बहुपदों के शून्यक। जैसे
बहुपदों के शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी शून्यक निकालने के लिए। शून्यक निकालने के लिए जैसे हमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ नोट्स है तो उस नोट्स को लिख ले। जैसे नोट करके लिख लेना कि हमें कोई भी समीकरण दे रखी होगी और उसका हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो शून्यक के लिए इंपॉर्टेंट बात लिख लो पहले कि जीरो है वो बहुपद का एक शून्यक, जीरो बहुपद का शून्यक हो सकता है। ये तो बात राइट है, जीरो बहुपद का शून्यक हो सकता है। हाँ चलो लिख लेते हैं, जीरो बहुपद का शून्यक हो सकता है। शून्य बहुपद का शून्यक हो सकता है। कई स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि क्या जीरो बहुपद का शून्यक होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे डाउट क्लियर करवा लेता हूँ कि शून्य है जो जीरो होता है वो बहुपद का शून्यक होता है। होता है, हो सकता है या फिर होता है, कुछ भी लिखो, होता है। जो शून्य है, जीरो है, वो बहुपद का शून्यक होता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो रेखिक बहुपद होता है उस रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। एक तो हमने जीरो से शुरू किया, क्या जीरो बहुपद का शून्यक होता है? हाँ, जीरो बहुपद का शून्यक होता है। क्या एक बहुपद का शून्यक होता है क्या? तो एक शून्यक होता है। तो हम ये लिखेंगे कि प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। दूसरा लिखो, रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। एक ही शून्यक होता है। एक ही शून्यक होता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। बहुपद में एक से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं। प्रत्येक रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, लेकिन बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तीसरा नियम यह लिखिए, बहुपद में बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अधिक शून्यक हो सकते हैं। बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। और तीसरी बात ये याद रखना कि बहुपद जैसे बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तीसरा, शून्यक काल्पनिक भी हो सकते हैं। शून्यक कैसे हो सकते हैं? काल्पनिक भी हो सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, आयोटा लिखते हैं, आयोटा क्यूब लिखते हैं, इस तरीके से काल्पनिक शून्यक भी हो सकते हैं। तो चौथा हेडिंग ये डाल दीजिए कि बहुपद शून्यक काल्पनिक भी हो सकते हैं। शून्यक काल्पनिक भी हो सकते हैं। शून्यक काल्पनिक भी हो सकते हैं। शून्यक कैसे हो सकते हैं? काल्पनिक भी हो सकते हैं। और जो अचर बहुपद होता है उसका कोई भी शून्यक नहीं होता है। जो अचर बहुपद होता है उसका कोई शून्यक नहीं होता है। या फिर ये लिख सकते हैं कि जो शून्य लिखता है, जैसे किसी भी संख्या की पावर 0, तो उसका शून्यक नहीं होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि यदि मैं x की पावर 0 लिख लेता हूँ, x की पावर 0, तो उसका कोई शून्यक नहीं होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। तो पांचवा ये हेडिंग डाल दीजिए कि एक शून्य अचर बहुपद
एक शून्य अचर बहुपद का, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, कोई शून्यक नहीं होता है, कोई शून्यक नहीं होता है। नहीं होता है। तो समझ में आ गया कि शून्यक के आपको कौन कौन से नियम ध्यान में रखने हैं कि शून्य बहुपद का शून्यक हो सकता है, शून्य है वो बहुपद का शून्यक हो सकता है, जो जीरो है वो बहुपद का शून्यक हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। शून्यक कैसे हो, काल्पनिक भी हो सकते हैं शून्यक। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिखवा रहा हूँ, काफ़ी मतलब ज़्यादा लैंग्वेज वगैरह तो लिखवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उन्हीं को केवल लिखवा रहा हूँ। एक शून्य अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, जैसे मैंने ये लिखा था, जैसे जहाँ पे इसकी पावर जीरो है तो उसका कोई शून्यक नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे आपको दे दिया जाता है कि कोई भी इस तरीके से दे दिया जाता है कि कोई भी संख्या दे दी जाती है और उसकी समीकरण दे दी जाती है, उसका शून्य क्या है। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि प्रूव कीजिए, मैं लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे प्रूव डेट टू पॉलिनोमियल का शून्यक है, टू बहुपद ए स्क्वायर माइनस 2a शून्यक है। ये दो है वो बहुपद ए स्क्वायर माइनस 2a का शून्यक है या फिर नहीं है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो बहुपद ए स्क्वायर माइनस 2a का शून्यक है या फिर नहीं है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे दो दे रखा है तो मैं यहाँ पे इसकी जगह a की वैल्यू में दो रखूँ, तो यहाँ पे दो रखते ही क्या ये जीरो प्राप्त हो जाता है क्या? यदि जीरो प्राप्त हो जाता है तो वह शून्यक है, यदि जीरो प्राप्त नहीं होता है तो वह शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि ये शून्यक है या नहीं है। मैं यहाँ पे दो रखता हूँ तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 0। तो जीरो कैसा है, इसका इस बहुपद का शून्यक है। जीरो कैसा है, इस बहुपद का शून्यक है। जीरो कैसा है, तो इस बहुपद का शून्यक है। अब तो ये तो मैंने क्या कैसे किया कि आपको इस तरीके से संख्या दे दी और आपको ये दिखाया कि ये शून्यक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जीरो आ रहा है तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखते ही यहाँ पे जीरो आ रहा है तो जीरो क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। यदि दे दिया जाता है कि आपको कोई भी ज्यामिति दे दी जाती है और फिर आपको पूछा जाता है कि इसमें शून्यक ज्ञात कीजिए, तब आप शून्यक कैसे ज्ञात करोगे, तो वो देखिए। जैसे आपको कोई भी फॉर एग्जांपल 2 मिनट, जैसे आपको कोई भी ज्यामिति दे दी जाती है तो ज्यामिति के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो ज्यामिति के शून्यक ज्ञात करने के लिए जैसे जी आपको इस तरीके से ज्यामिति दे दी जाएगी, जैसे इस तरीके से आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, ये x डैश, ये y और यहाँ पे y डैश, ये आपको ग्राफ दे दिया गया और यहाँ पे आपको शून्य ज्ञात करने हैं। और यहाँ पे बहुपद दे दिया जाता है, आपको बहुपद दे दिया जाता है कि y इक्वल टू पी एक्स पे आपको शून्य ज्ञात करने हैं, y इक्वल टू पी एक्स पर आपको शून्य ज्ञात करने हैं। और आपको एक वक्र दे दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से एक वक्र दे दिया जाता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वक्र दे दिया गया है और आपको यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स पर आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक बात ध्यान रखना, यदि बहुपद आपको किस टाइप का दे रखा है वो आपको ध्यान रखना है। बहुपद या यदि y इक्वल टू पी एक्स का दे रखा है तो यहाँ पे x दे रखा है, तो आपको ये देखना है कि x अक्ष पर ये वक्र है वो कितनी बार टच करता है या फिर कितनी बार ये स्पर्श करता है या कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे ये वक्र x अक्ष पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन कौन सा, एक तो ये अक्ष और एक ये यहाँ पे 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वक्र 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका शून्य कितने हो गए, शून्यक 2 हो गए। कितने शून्यक हो गए, 2 हो गए। तो समझ में आ गया
यदि आपको इस तरीके से कोई भी वक्र दे दिया जाता है और आपको यहाँ पे शून्य इस तरीके से आपको ये ज्यामिति दे दी जाती है और एक वक्र दे दिया जाता है और वक्र में आपको बहुपद दे रखा है कि y इक्वल टू पी एक्स इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है। तो x दे रखा है तो आपको ये देखना है कि कोई भी वक्र दे रखा है तो आपको ये वक्र x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके शून्य 2 हो गए। यदि आपको y पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे आपको कोई भी इस तरीके से वक्र दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे ही देख लेते या फिर नीचे देखें, यहाँ पे देख लेते। इस तरीके से आपको एक ज्यामिति दे दी गई है, ये एक्स अक्ष नहीं, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश इस तरीके से दे दिया गया और आपको बहुपद दे रखा है कि बहुपद आपको कुछ इस टाइप से दे रखा है। यहाँ पे पहले तो इस टाइप से दे रखा था, अब बहुपद दे रखा है कि x इक्वल टू पी वाई, ये इस टाइप से बहुपद दे रखा है और आपको यहाँ पे एक वक्र दे रखा है। जैसे वक्र फॉर एग्जांपल के लिए देखना कि वक्र कुछ इस टाइप का दे रखा है कि यहाँ पे इस टाइप से ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगा और आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इसके शून्य कितने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या दे रखा था, यहाँ पे x दे रखा था तो हमने क्या देखा कि x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा था तो यहाँ पे शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पे कितना क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो यहाँ पे ये देखना है कि y अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 और 3, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। एक तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो y अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य 3 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। यदि y इक्वल टू पी एक्स दे रखा हो तब आपको यह देखना है कि वक्र x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2 शून्य हो जाएंगे, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है 3 शून्य हो जाएंगे, 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो 4 शून्य हो जाएंगे। अब यदि आपको बहुपद दे रखा हो x इक्वल टू पी वाई दे रखा हो और आपको y अक्ष पर आपको शून्य ज्ञात करना है, तो आप ये देखिए कि y अक्ष पर वक्र कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे y अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तब इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, शून्य 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स के और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे आपको कोई भी वक्र दे रखा है, इस तरीके से आपको एक ज्यामिति दे रखी है, ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश और आपको कुछ इस टाइप से वक्र दे रखा है जैसे एक्स डैश, वाई डैश और आपको बहुपद दे रखा है y इक्वल टू पी एक्स, ये बहुपद दे रखा है और आपको यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है। ये इस टाइप से अगर आपको कोई भी वक्र दे रखा है और आपको यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे x दे रखा है तो आपको ये देखो कि x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये x अक्ष पर 1 2 और 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्य 3 हो जाएंगे। यहाँ पे x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका देखो, यदि आपको पूछ लिया जाता है ये x अक्ष, ये x डैश, यहाँ पे y और ये y डैश और आपको एक वक्र दे रखा है और यहाँ पे बहुपद दे रखा है x इक्वल टू पी वाई, ये बहुपद दे रखा है और आपको कोई भी वक्र दे रखा है कि वक्र कुछ इस टाइप से दे रखा है कि ये इस तरह टाइप से कोई भी वक्र बना दिया
और आपको ये देखना है कि इसके शून्य कितने, शून्य ज्ञात करो। इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे x था तो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो देखा। यहाँ पे y दे रखा है तो y अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो 1 2 और 3 और ये 4, तो ये 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 4। शून्य कितने हो गए 4। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पे y दे रखा है तो यहाँ पे y अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो देखो। तो 1 2 3 और 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्य कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे यहाँ पे देख लो, ये लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है और यहाँ पे x = py, ये आपको दे रखा है और ये x अक्ष, ये x डैश, यहाँ पे y और ये y डैश, और आपको कोई भी वक्र दे रखा है कि इस तरह से ये एक वक्र है, इस तरह से एक वक्र दे रखा है और आपको ये देखना है कि यहाँ पे शून्य कितने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको जो अंदर दे रखा है वो देखो। तो अंदर y दे रखा है तो y अक्ष पर ये वक्र कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो देखो। तो 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार और 4 बार और ये 5 बार। तो यहाँ पे y अक्ष पर वक्र कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 5 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्य कितने हो गए, तो शून्य 5 हो गए। शून्य कितने हो गए, 5 हो गए। ये y अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 5 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। 1 2 3 4 और 5 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्य किसके, 5 हो जाएंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि हम बिना भाग किए कैसे हम शेषफल ज्ञात करते हैं। एक ये देखा, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं ये देखा, और बहुपद की कितनी घात होती है ये देखा, और बहुपद के कैसे शून्यक निकालते हैं वो देखा आज के क्लास में। कल हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या सर्वसमीका है। कम से कम मैं आपको 30 से 40 सर्वसमीका लिखवाऊंगा और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। और प्रश्न उत्तर आपको केवल 2-2 सेकंड में करने, और 2-2 सेकंड में आप तब भी कर पाओगे जब आप ये क्लासें, ऐसी बेसिक की क्लासें देखते हो, तब आप 2-2 सेकंड में प्रश्न कर पाओगे। आप डायरेक्ट प्रश्न पे चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस प्रश्न को करें कैसे। आपको प्रश्न इस तरीके से दे दिया जाता है कि px, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी जाती है। जैसे आपको ये दे दिया जाता है कि px = x² + 2x, इसकी वैल्यू मतलब इसके शून्य ज्ञात करो, इस तरीके से दे दी जाता है। तो आपको ये आज की जो बेसिक क्लास है वो आप देखोगे तब आपको ये निकालने आएगा कि इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। यदि कोई भी दे दिया जाता है कि 3a - 2 इसके शून्य ज्ञात करो तो आप कैसे निकालोगे। यदि दे दिया जाता है कि a² - 2a - 8 इसके शून्य ज्ञात करो, तो ये इस तरीके से आपको समीकरण दे दी जाती है। तो ये शून्य कैसे ज्ञात करो। यदि दे दिया जाता है कोई भी समीकरण दे दी जाती है, क्या ये एक पदी बहुपद है क्या, तो एक पदी बहुपद वाला देखना पड़ेगा। निम्न में से कौन से रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद कौन सा ये देखना पड़ेगा। निम्न में से बहुपद की घात कितनी है, तो कोई भी बहुपद दे दिया जाता है तो रेखिक बहुपद की घात कितनी है, द्विघात बहुपद की घात कितनी है। तो ये सब देखने के लिए आपको ये बेसिक की क्लासों को देखना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे सवाल 2-2 सेकंड में कर पाओगे। तो आप इन क्लासों को कंटिन्यू रूप से देखते रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।